एक बार फिर से और दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है। 6 बजे तक की मियाद थी और अब 6 बज चुके हैं, इसीलिए दूसरे चरण के मतदान का काम पूरा हो चुका है। हालांकि जो लोग अभी भी लाइन में लगे होंगे पहले से आकर 6 बजे तक जो कतार में खड़े हो गए वो अभी भी वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, और 5 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 58.61% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, फीसदी वोटिंग हुई है। हालांकि अभी भी वोटिंग जारी है और अभी 6 बजे तक जो लोग लाइन में लग गए होंगे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। यानी कि आप जो सूचना दे रही हैं मेनका जी, इसके मुताबिक तो 60 का आंकड़ा करीब करीब छू लिया लोगों ने 5 तक ही जी। और 6 बजे तक, उसके बाद 1 घंटे वोटिंग तो ये है और 6 के बाद जो लाइन में लगे हैं वो, यानी कि 6:15 साढ़े 6 तक वोटिंग चलेगी। यानी सवा घंटे 1.5 घंटे के दौरान जो वोटिंग होगी, अगर वो 10% और हो जाता है वोटिंग, यानी 70 का आंकड़ा इस बार लगता है कई जगहों पर छू लेगा। बिल्कुल, और ये उत्साह वाली बात होगी अगर ऐसा है तो, क्योंकि अजय जी पिछली बार हमने देखा था फर्स्ट फेज में जहां इलेक्शन हुआ था, उम्मीद हमें यही थी कि पोलिंग परसेंटेज शायद 2014 की तुलना में बढ़े, क्योंकि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है, हमारी कोशिशें लगातार बढ़ रही है, प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत निराशा हुई जब फाइनल आंकड़ा सामने आया कि 2014 की तुलना में औसत वोटिंग पहले फेज में 8 सीटों पर कम, और इस बार उम्मीद हम कर रहे हैं कि शायद इस चरण में लेकिन दिख रहा है कि अच्छा। ज्यादा, इस चरण में दिख रहा है कि शायद वोटिंग ज्यादा हो। और ये आंकड़ा जो है, अब अगर 5 बजे तक 60 के करीब का आंकड़ा है, 58-59% का आंकड़ा है, तो 6 बजे तक यानी कि पूरे मतदान के प्रतिशत के आंकड़े जब हमारे सामने आएंगे तो शायद वो ज्यादा हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि मतदान का काम पूरा हो गया है 6 बजे तक। अब आप अगर चूक गए हैं तो चूक गए हैं, अब जाकर कतार में भी खड़े नहीं हो सकते, अब मौका नहीं है वो। लेकिन बड़ी तादाद में लोगों ने वोट कर दिया है, ये बड़ी अच्छी खबर है। और इस वक्त की मैं बताऊं आपको कि अब पूरे दिन आज चुनाव के दौरान क्या क्या होता रहा, ये इवनिंग एजेंडा का समय है तो उस पर होगी बहस। मेरे साथ कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं और साथ ही कल की बड़ी खबर यह भी है कि मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों एक साथ एक मंच पर, वो भी मैनपुरी में नजर आएंगे। इसके क्या क्या मायने 25 साल बाद ऐसी एक तस्वीर दिखेगी। लेकिन इससे पहले कुछ जो खबर बड़ी आज की निकल कर आ रही है वो देख लीजिए। बिल्कुल, और इस वक्त की बात करें तो राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है एसपी और बीएसपी पर। बिना नाम लिए, नेता का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन दोनों पार्टियों का नाम जरूर लिया और कहा कि वो बीजेपी से डर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि एसपी, बीएसपी और बीजेपी ने मिलकर बर्बाद किया है प्रदेश को। जी, ये बड़ी बात है अपने आप में कि अब तक बीएसपी और बीएसपी को निशाने पर नहीं लिया था राहुल गांधी ने। इस लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर सीधे अटैक करते रहे थे, नरेंद्र मोदी पर अटैक करते रहे थे राहुल गांधी। लेकिन पहली बार, ये पहला मौका है और वो भी समाजवादी गढ़ बदायूं में जाकर, धर्मेंद्र यादव की सीट पर जाकर ये बात कही है कि एसपी, बीएसपी और बीजेपी तीनों ने मिलकर प्रदेश को बर्बाद किया है। सुनिए राहुल गांधी का बयान। डीएसपी, एसपी, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान किया है, जबरदस्त नुकसान किया है। ये प्रदेश बाकी प्रदेशों को रास्ता दिखाता है। बाकी प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर देखते थे, कहते थे उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, और इन 3 पार्टियों ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है। तो ये अपने आप में एक कहें तो बड़ा ही रणनीतिक तौर पर शिफ्ट है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का, कि वो अब सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि एसपी और बीएसपी से भी दो हाथ कर रहे हैं। और राहुल बिल्कुल गांधी, अजय, यही सवाल कांग्रेस पर लगातार ये उठाए जा रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लड़ाई किससे है। कहीं पर वो गठबंधन के उम्मीदवार को काटते दिख रहे हैं, कहीं पर वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने आखिर किस लिहाज से रणनीति बनाई है, ये एक सवाल लगातार था कि फाइट किससे है, किस लिए है, सत्ता में आने के लिए है या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब शायद राहुल गांधी ने यह बात साफ कर दी है, राहुल गांधी ने यह बात साफ कर दी है कि उनके निशाने पर तीनों रहेंगे। और जो आपने जिक्र किया है उसका ही दिलचस्प एक तस्वीर सामने आ रही है लखनऊ से। बिल्कुल, अब देखिए लखनऊ में क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद कृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, गठबंधन ने पूनम सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, उनके पति हैं शत्रुघ्न सिन्हा,
जो कांग्रेस के नेता हैं और पटना से उम्मीदवार भी हैं कांग्रेस की पार्टी के टिकट पर, पटना साहिब और से। आज नॉमिनेशन के लिए जब उतरे रोड शो में शत्रुघ्न सिन्हा, तो उन्होंने पत्नी के लिए प्रचार किया, गठबंधन के लिए प्रचार किया, पति धर्म निभाया। और इस पर प्रमोद कृष्ण ने नाराजगी भी जाहिर कर दी है कांग्रेस के उम्मीदवार ने। उन्होंने कहा है कि भाई पार्टी बड़ी है तो आप कांग्रेस के लिए भी प्रचार कीजिए। अब वो कह रहे हैं कि पत्नी बड़ी है, परिवार बड़ा है, तो उसके लिए प्रचार। तो ये कंफ्यूजन है शॉटगन का, और इस पर नाराजगी उभरती नजर आ रही है। ये बड़ा दिलचस्प है। और अजय जी, ये पता नहीं ऐसा क्यों होता है, शत्रुघ्न सिन्हा जहां होते हैं उनके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती है। बीजेपी में रहे, पिछले 1-1.5 दशक से हम देख रहे हैं कि वो बीजेपी में बने रहने के बावजूद भी पार्टी लाइन से हमेशा उल्टा ही बोलते रहे, और एक अजीब सी तलखी उनकी बनी रही। अभी अभी कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, और आते साथ एक नई तरह की स्थिति, नया विवाद शुरू हो गया। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों पहले ज्वाइन किया था शॉटगन ने, तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी देश के भविष्य हैं और राहुल गांधी ही सबसे बड़े नेता हैं। आज जब वो पत्नी के लिए प्रचार करने उतरे तो उन्होंने कहा है कि अखिलेश और मायावती देश के भविष्य हैं। अब ये बड़ा कंफ्यूजन है, और दरअसल ये वही कंफ्यूजन है जिसका जिक्र आप मेनका कर रही थी कुछ देर पहले, कि कांग्रेस पार्टी क्या एसपी बीएसपी से टक्कर ले रही है, या इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई अनकहे तौर पर ही सही लेकिन गठबंधन भी है, क्योंकि दोनों तरफ से सीटें छोड़ी भी गई हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। अगर तो ये बड़ा सवाल है, और ये लखनऊ में आकर के कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। और यही इसी की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा सियासत की गलियों में खुद फंसते नजर आ रहे हैं और वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर के क्या कहा है प्रमोद कृष्ण ने। तो ये तस्वीरें प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं लखनऊ से, एक तरफ वो राजनाथ सिंह से लोहा ले रहे हैं, दूसरी तरफ पूनम सिन्हा है, और उनकी परेशानी तब बढ़ गई जब कांग्रेस का ही एक नेता, जो कि पटना साहिब से कांग्रेस का उम्मीदवार भी है, वो उनके अपोजिट खड़े प्रत्याशी के प्रचार के लिए रोड शो में निकल पड़े। पूनम सिन्हा के पति शत्रुघ्न सिन्हा खुद ये दिख रहे हैं। सुन लेते हैं एक बार प्रमोद को। पूनम सिन्हा जी यहाँ समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने यहाँ आकर के अपना पत्नी धर्म निभाया है। लेकिन मैं शत्रु जी से ये कहना चाहूँगा कि पत्नी धर्म उन्होंने आज निभा दिया, लेकिन एक दिन मेरे लिए प्रचार करके वो पार्टी धर्म निभाएं। अब इसका जवाब तो शत्रुघ्न सिन्हा जी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात साफ की है कि व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश। मैं भी सहमत हूँ, लेकिन इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब तो शत्रुघ्न सिन्हा ही दे सकते हैं। अब ये देखिए, यही बड़ा ही एक क्लासिक कंफ्यूजन है इस चुनाव में। शॉटगन तो कंफ्यूज है ही, लेकिन ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं पूरे गठबंधन और कांग्रेस के बीच में भी बरकरार है, जो यहाँ लखनऊ में उभर कर सामने आता दिख रहा है। लेकिन आज आजमगढ़ से पर्चा भरने के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा निशाना साधा। पीएम मोदी और सीएम योगी पर जमकर बरसे उन्होंने, और उन्होंने क्या कहा कि मोदी अगर चाय वाले हैं तो हम दूध वाले हैं, और बिना दूध के अच्छी चाय बनती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये भी उन्होंने कह दिया, सुनिए। ये लोग पहले चाय वाला बनकर के आए थे हमारे बीच, याद कीजिए। बताओ चाय खराब निकली कि नहीं निकली? और हम आपसे पूछते हैं, बताओ अगर चाय अच्छी तभी बनेगी जब दूध अच्छा होगा। कोई हमें बता दे, बिना अच्छे दूध के अच्छी चाय कैसे बन जाएगी? हम लोग समझ ही नहीं पाए, चाय के चक्कर में पड़ गए। तो अगर वो चाय वाले हैं तो हम भी दूध वाले हैं। तो अखिलेश यादव का कहना है कि दूध अगर नहीं होगा अच्छा तो चाय अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जो तस्वीर यहाँ पर है इस बार, जिस तरीके से ये आमने सामने है, तो इस हिसाब से तो चाय बनेगी ही नहीं, क्योंकि दूध चाय वाले के पास तो जा ही नहीं रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के बाद तो कुछ भी हो जाता है ना? संकेत है कहीं, ये संकेत तो नहीं है कि अगर चाय बनेगी तो दूध की जरूरत है, दूध यहाँ से सप्लाई किया जाएगा। स्पेकुलेशंस जारी है। इसी बीच अमरोहा से आज फिर एक विवाद। अमरोहा में फर्जी मतदान का आरोप बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने लगाया। उन्होंने कहा कि बुर्के की आड़ में, ये वही बात है जो संजीव बालियान ने कही थी कि बुर्के की आड़ में
पुरुष भी मतदान कर रहे हैं, बोगस वोटिंग हो रही है। यही बात आज फिर अमरोहा में सुनने को मिली। कंवर सिंह तंवर ने आरोप लगाया। तो ये देखिए इसमें, और हालांकि फिर दानिश अली जो वहां से उम्मीदवार हैं, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने बीजेपी पर यही आरोप, काउंटर अटैक कर दिया कि दरअसल ये बीजेपी वाले ही फर्जी मतदान करवा रहे हैं, बीजेपी के ही लोग जो है वो बुर्का पहन करके आ रहे हैं। लेकिन ये काउंटर अटैक था। सवाल ये है, पिछली बार बलियान साहब ने जो बात कही है या इस बार तंवर साहब ने जो बात कही, बीजेपी के दोनों ही ये उम्मीदवार हैं, क्या इसमें सच्चाई है? क्या पहचान को छिपाए? गुप्त मतदान तो होता है, लेकिन मतदाता की पहचान भी जरूरी होती है, नहीं ताकि फर्जी वोटिंग नहीं हो सके। और क्या ऐसा नहीं हो रहा है? क्या इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, या इसका दूसरा पहलू जो है कि क्या ये जानबूझकर ऐसे बयान दिए जाते हैं जैसा दानिश अली ने आज आरोप लगाया? क्या पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश होती है? ये बड़ा सवाल है। तो ये आरोप दोनों ही तरफ से लगे हैं। हालांकि सवाल इसके बीच बना है कि ये जो जैसा कि आप कह रहे थे अजय जी की क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश है, वाकई कोई सच्चाई है? हालांकि पिछली बार जब आरोप लगे थे, संजीव बालियान ने आरोप लगाए थे और उसी बीच बीएसपी की ओर से भी कुछ आरोप लगाए गए थे, लेकिन उन आरोपों में कहीं कोई सच्चाई नहीं निकली थी, सच्चाई साबित नहीं हो पाई थी। इस बार भी जब कंवर सिंह तंवर से पूछा गया कि क्या उनके पास कोई सबूत है, तो वो सबूत दे नहीं पाए। उन्होंने यही कहा कि नहीं, सबूत उनके पास नहीं, लेकिन उन्हें पक्की खबर है उनके पास, ये बात उन्होंने जरूर कही। तो ये एक नया विवाद जी। तो देखिए ये रिपोर्ट किस तरह से आज ये मतदान के बीच खबर उभर कर आई। वो बुर्का के अंदर आती है तो चेक करते नहीं, गलत आईडी ले लेके उन्होंने वोट डाली है। क्या वाकई में दूसरे चरण की चुनावी चाल पर भी बुर्के का ग्रहण लग गया है? क्या अमरोहा में हकीकत में हुई बोगस वोटिंग अंडर बुर्का? ये वो सवाल हैं जो बीजेपी प्रत्याशी के इस बयान के बाद खड़े हो रहे हैं। दरअसल अमरोहा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद कंवर सिंह तंवर ने आरोप लगाया कि पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बुर्के का सहारा लेकर फर्जी मतदान कराया गया। आयोग की कार्यशैली पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि पोलिंग बूथ पर बुर्के में आ रही महिलाओं की जांच नहीं हो रही है और फर्जी मतदान किया जा रहा है। वोटिंग हो रही है 9 गाँव और वहाँ 4-5 बूथ हैं, वहाँ लेडीज जो है उन्होंने गड़बड़ करी है। वो बुर्का के अंदर आती है तो चेक करते नहीं, गलत आईडी ले लेके उन्होंने वोट डाली है। नहीं, ये तो लोकतंत्र में मत का अधिकार है और बोलने का अधिकार सबको है, और मेरे ख्याल से फर्जी वोटिंग किसी भी कीमत पर एनी हाउ नहीं हो पा रही, किसी भी कीमत पर। वहीं फर्जी वोटिंग के आरोप में अमरोहा के जिलाधिकारी का कहना है कि मतदान पूरी तरह से निष्पक्ष कराए गए। हम लोग भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, सारे अधिकारी लगे हुए हैं, कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूरे जनपद में चुनाव हो रहा है। बहरहाल 11 अप्रैल को सहारनपुर में हुए मतदान में भी बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान के आरोप लगे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में बुर्के के पीछे फर्जी मतदान का खेल चल रहा है, या फिर आरोप लगाकर चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम की राह पर ले जाने की साजिश पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हाँ, तो ये क्या है, इसके मायने क्या है? क्या ये जानबूझ करके ऐसे बयान दिए जा रहे हैं या वाकई में फर्जी मतदान का काम हो रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? मेहमानों से पूछूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले 1 घंटे में किन किन बातों पर हम गौर करेंगे जो आज की खबरें बड़ी हैं, निकल करके आई हैं। मुलायम और अखिलेश, मुलायम और मायावती जी दोनों एक साथ कल होंगे एक ही मंच पर, वो भी मैनपुरी में। इस पर भी हम बात करेंगे, इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, और 25 साल बाद ऐसी तस्वीर होगी। हालांकि मैनपुरी में मुलायम को किसी की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो तस्वीर बनेगी वो एक बड़ा संदेश और पूरे भारत को संदेश देते हुई तस्वीर होगी ये। कुछ नेताओं ने, कुछ दलों ने ये भी कहा है कि अगर मुलायम साहब को मायावती जी की मदद की जरूरत पड़ रही है जीतने के लिए अपने आप चुनाव, तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है क्या, या क्या है ये अपने आप में सवाल है। और दूध के बिना चाय नहीं बनेगी, तो फिर चाय जो बनेगी उसमें दूध किसका होगा, ये भी हम समझेंगे। आइए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुछ मेहमान। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह साहब जुड़ चुके हैं, एसपी प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब जुड़ चुके हैं, एमएच खान साहब बीएसपी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सुरेंद्र दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप
त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, क्या ये फर्जी मतदान की खबर बार बार जो उभर करके आ रही है, या इस खबर को बार बार उभारा जा रहा है? देखिए, 2017 की विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर भारत निर्वाचन आयोग से अपेक्षा की थी, हमने इस मेमोरेंडम दिया था और अपेक्षा की थी कि पारदर्शी चुनाव हो और चुनाव में एक अनिवार्यता है कि जो भी मतदाता अपना मत डाल रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसके वोटर पहचान पत्र से या और अन्य जो पहचान पत्र अनुबंध किए गए हैं उससे उनका चेहरा मैच किया जाना चाहिए। और उतनी अपेक्षा हम फिर कर रहे हैं, जहां कहीं भी महिला मतदान कर्मी नहीं है, मतदान अधिकारी नहीं है, वहां पर महिला मतदान अधिकारी हो और वो इस बात को सुनिश्चित करें कि घूंघट में कोई महिला है या बुर्के में कोई भी महिला है, तो वो जरूर उसको आइडेंटिफाई किए बिना वोट डालने ना दे। कुछ जगहों से इस बात लेकिन घूंघट पर अभी तक ऐतराज नहीं हुआ है, सिर्फ बार-बार जो आपके भी कही है उम्मीदवार हैं वो बुर्के पर ऐतराज कर रहे हैं कि बुर्के में फर्जी मतदान चल रहा है। नहीं, देखिए, हम तो इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति महिला हो या पुरुष हो, बुर्के में हो या घूंघट में हो, किसी भी स्थिति में उसके आइडेंटिफिकेशन किए गए बिना, चुनाव के जो नियम है उन नियमों के पालन किए गए बिना उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नियमों का पालन होना चाहिए, हम इतनी बात की अपेक्षा कर रहे हैं। राकेश जी, पिछली बार संजीव बालियान ने कहा था कि बुर्के में जो महिला वोट कर रही है, कई ऐसी महिलाएं हैं जो 2 या 3 बार या उससे ज्यादा बार वोटिंग कर रही हैं, यानी कि वो कह रहे थे कि एक महिला बार बार वोटिंग कर देती है और जो कि पहचान नहीं होती है तो ये संभव है, ये उनका कहना था संजीव बालियान। इस बार तो एक कदम आगे बढ़ गए कंवर सिंह तंवर, उनका कहना है कि बुर्के में पुरुष भी मतदान कर रहे हैं, ये मुमकिन है क्या? देखिए, अगर किसी भी बात पर कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है या प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो मैं मानता हूं उन प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। ये एक अनिवार्य व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को वोट डालने जाते समय उसका फोटो युक्त पहचान पत्र देखा जाता है और इसका कारण यही है कि फोटो युक्त पहचान पत्र से जिस व्यक्ति को वोट डालना है उस व्यक्ति का नाम मिलान किया जाए और उसका चेहरा पहचाना जाए। कोई भी व्यक्ति अगर महिला पर्दानशी है तो उसको आपत्ति क्या है अपना चेहरा दिखाने में, और जहां कहीं भी आपत्ति उठाई जा रही है वहां हमने आपत्ति उठाई है। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी, आपके उम्मीदवार हैं कुंवर दानिश साहब, बीएसपी की तरफ से हैं लेकिन गठबंधन के उम्मीदवार हैं, क्या फर्जी वोटिंग करवा रहे थे क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि फर्जी वोटिंग जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक तरह से हनन है और फर्जी वोटिंग किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं की जा सकती। ये इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करना है, जो भी कायदे कानून हैं आइडेंटिफिकेशन के, उस पर उनको सुनिश्चित करना है कि किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है। तो इस पर तो दो राय हो ही नहीं सकती है। इलेक्शन कमीशन को पूरी मुस्तैदी से यह काम करना चाहिए। आज कुंवर दानिश साहब ने भी ये आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुरखे में आकर जो है वो मतदान कर रहे हैं। जी नहीं, ये मांग नहीं कर रहा हूं, आप आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो महिलाएं हैं वो बुरखे में भी आती हैं, घूंघट में भी आती हैं, और ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। आप राजस्थान में जाइए, लंबे लंबे घूंघट के साथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको लंबे लंबे घूंघट के साथ मिल जाएंगी। आप किसी भी वेशभूषा में आइए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है, जब भोला सिंह जी एक डीएम से मदद लेकर बुलंदशहर में बूथ में घुस सकते हैं और वहां पर जो है मतदाताओं से वोटर की अपील कर सकते हैं और पार्टी का चुनाव चिन्ह ले जा सकते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसकी बार मिल गई, उस पर कार्रवाई हो गई, उस पर कार्रवाई भी हो गई तुरंत। हफीज जी, उनको कार्रवाई दिन भर के लिए बाहर कर दिया गया कि किसी बूथ में नहीं जाएंगे आप। देखिए, तो आपको यह भी देखना चाहिए कि जब संजीव बालियान ने शिकायत की थी तो जवाब उनको क्या मिला था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ही तरीका है ध्रुवीकरण करने का। जब ये अपनी हार देखते हैं तो खींच निकालने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। और फिर भी मैं कहूंगा कि अगर किसी प्रत्याशी को शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन पे जाना चाहिए। हमारे प्रत्याशी ने भी शिकायत की है, दूसरी तरफ से भी शिकायत की है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा। अजय, प्रदीप जी के पास जाए उससे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं बीजेपी का। राकेश जी, आप डर रहे हैं, ये कहना है आप डर रहे हैं हार से, और कई जगहों पर हार मिल रही है, इसी वजह से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। नहीं, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि 3 तलाक के मसले पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का स्टैंड लिया है उसके कारण से मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही हैं। हमारी आपत्ति मुस्लिम महिलाओं के मतदान पर नहीं है, हमारी आपत्ति बुर्के की आड़ में आपको तो खुश होना चाहिए कि अगर एक मुस्लिम महिला 4 बार वोट कर रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए।
नहीं, 4 बार वोट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने वाले नहीं होते हैं। जो लोग भी 4 बार वोट करने की मंशा रखते हैं ना, वो सारे लोग समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जैसे भ्रष्ट आचरण वाले दलों के साथ जुड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने साधन को और साध्य दोनों को पवित्र रखना चाहती है। हम कहीं भ्रष्टाचार से कोई वोट नहीं लेकर के पाना चाहते हैं। जिनका ईवीएम के हैकिंग में यकीन हो, जिनका अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन हो, वो लोग आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है, देखिए इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है कि हर जगह जो है बुर्का और ईवीएम ये कांस्टेबल्स भी हैं, पहले फेज में भी और दूसरे फेज में भी जारी है। नहीं, एक बात है कि बुर्का के मामले में अब्दुल हाफिज गांधी ईवीएम के साथ चुनाव आयोग के साथ खड़े हो गए और अब ईवीएम के मामले में फिर उसके खिलाफ हो गए। ये आपका जो स्टैंड बहुत तेजी से बदल रहा है। प्रदीप सिंह जी, आप बताइए क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन हर हाल में हर वोटर का होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि जो अभी व्यवस्था चल रही है, वो उसको हमें इसलिए कबूल करना पड़ेगा कि आज कानून वही है, लेकिन हम बदलने की बात करते हैं। ईवीएम पे हमारा इन प्रिंसिपल जो है स्टैंड है कि हम ईवीएम से नहीं, हम जो है बैलेट से चुनाव चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 2009 में बैलेट से चुनाव चाहती थी, आज वो सत्ता में है तो उनके लिए ईवीएम ठीक हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोलुपता में कुछ भी कर सकती है। इनके लिए जब विपक्ष में रहते हैं तो ईवीएम खराब रहती है, जब सत्ता में आ जाते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है। हमारा जो मत है, चाहे हम जीते तब भी मुझे जवाब नहीं दिया था। ब्रेक का वक्त हो गया अब्दुल हफीज गांधी फिर से, लेकिन इस व्यवस्था को बदलने की बात तब भी मुझे जवाब नहीं दिया था। क्या उपचुनाव में फूलपुर में, गोरखपुर में, कैराना में ईवीएम हैक हुआ था? बता ही दीजिए अभी, तभी मैं ब्रेक लूंगा। आपसे एक बात कह रहा हूं अजय जी, बार बार जब तक ये व्यवस्था है तब तक हम हारे या जीते हमें कबूल करना पड़ेगा। लेकिन इस व्यवस्था में हम परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन यह है कि हमें ईवीएम पर तो ये परिवर्तन आप चुनाव के बीच में नहीं करा सकते। इसके लिए पिछले 5 साल का वक्त था, उस दौरान ये आवाज उठनी चाहिए थी, संसद में ये आवाज उठनी चाहिए थी, वहां से परिवर्तन आएगा। चुनाव के मैदान में थोड़ा ना परिवर्तन आएगा। आप 5 साल आप भी जानते हैं, अडवाणी जी ने तो 2009 में बात उठाई थी। 5 साल की बात भाई, संसद में ये बातें होनी चाहिए। अब जब इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग चल रही है, तब आप कहते हैं कि नहीं ईवीएम समाज को पीछे ढकेलना चाहते हैं। जो एडवांस हुआ है, ईवीएम पर जितने बार भी सवाल उठे हैं, चुनाव आयोग ने चैलेंज किया, हर बार सभी सवाल जो हैं वो गिर गए, कोई साबित नहीं कर पाया आरोप। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।